सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी कथा साहित्य के विलक्षण रचनाकार हैं। आपका जन्म 1921 में बिहार के एक गांव जिला पूर्णिया में हुआ। आपका बचपन ग्रामीण परिवेश में व्यतीत हुआ। उच्च शिक्षा पटना से ग्रहण कर स्वाधीनता आंदोलन से आप जुड़े। हिंदी की आंचलिक कथा साहित्य की ताजी धारा ने आपके साथ पूरे वेग से प्रवेश किया। आप इसी नई धारा के पुरोधा बने। स्थानीय रंगों, छवियों और आकांक्षाओं के साथ आपकी कहानियों में व्यापक मानवीय घात प्रतिघात मिलते हैं। आपने जमींदारी प्रथा, साहूकारों का शोषण, अंग्रेजों के जुल्म व अत्याचारों को देखा ही नहीं, सहा भी था। किसानों व मजदूरों की दयनीय दशा को देखकर आपका हृदय द्रवीभूत हो उठा था। उनसे सहानुभूति रखते हुए आपने न केवल उनके अधिकारों की रक्षा हेतु अपने रचना संसार में आवाज़ उठाई, अपितु अन्याय के खिलाफ संघर्ष भी किया। उन दिनों नील की खेती होती थी। नीले साहब किसानों को पांवों तले रोद रहे थे। आपने अपनी आवाज़ बुलंद कर किसानों को संगठित किया और कुछ हद तक उनकी रक्षा की। आप मिलनसार, मृदुभाषी और स्पष्ट वक्ता थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में नेताओं की स्वार्थपरता व सत्ता लोलुपता देखकर आपने उन्हें कोसा और जनहितों की रक्षा के लिए आप सड़क पर उतरे थे। 1977 की इमरजेंसी में भी जेपी आंदोलन से जुड़े। जब लेखकों और पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जाने लगा तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए ऐसे लेखकों, पत्रकारों का नेतृत्व करते हुए मुंह पर पट्टी बांधकर आपने क्षोभ प्रकट किया था। इंदिरा सरकार की आलोचना की। ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी आप विशुद्ध ग्रामीण मिट्टी के खाद थे। संघर्षशील रहते हुए आपका देहांत 1977 में हो गया था। आप फणीश्वर नाथ रेणु ने हिंदी कहानी, उपन्यास, साहित्य के क्षेत्र में नई धारा के जनक हैं आप, जिसे आंचलिक कथा साहित्य कहते हैं। इनके पूर्व भी ग्रामांचल से संबंध कहानी उपन्यास लिखे गए थे, जैसे शिवपूजन सहाय, प्रेमचंद व राम वृक्ष बेनीपुरी का कथा साहित्य, किंतु उसमें आंचलिकता पूर्णतः नहीं आई। रेणु जी ने सशक्त रचनाएं प्रस्तुत कर एक अंचल विशेष को ही नायकत्व प्रदान कर दिया और सारी घटनाएं, परिस्थितियां उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हुई प्रतीत होती हैं। अस्तु रेणु की प्रमुख कृतियों का उल्लेख इस प्रकार है। आपने सबसे पहले उपन्यास लिखे, मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। आपने कुछ कहानी संग्रह भी लिखे, ठूमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप। आपने कुछ संस्मरण लिखे, जैसे ऋण जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पर्व। आपने रिपोर्टाज भी लिखा। 5 खंडों में समग्र नेपाली क्रांति कथा, और आपकी एक रचनावती है 5 खंडों में समग्र। आपकी कुछ कहानियां भी प्रसिद्ध नहीं हैं, जैसे मारे गए गुल्फां, तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस और संवदिया। अब आपने मेला आंचल जैसा आपका प्रथम उपन्यास था, जिसने आपने रातों रात बड़े ग्राम्य कथाकार के रूप में स्थापित कर दिया। इसे प्रेमचंद के गोदान के बाद हिंदी में सबसे दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में आप जाने जाते हैं। हालांकि आलोचकों ने इनकी कथा वस्तु को सतीनाथ भादुरी के बंगला उपन्यास धोधाई चरितमानस की कॉपी बताया गया है, मगर बाद में ये निराधार साबित हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। रेणु का समग्र लेखन ग्राम्य परिवेश पर आश्रित है। उनके पात्र संवेदनशील व भावुक हैं। उनकी कहानियों में एक चित्रकार की भांति चित्रफलक को सजाया गया है, जिसे घटना का पूर्ण बिंब पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाता है। उनकी कहानियों में मनुष्य, प्रकृति, जीवन के घात प्रतिघात,
मानवीय भावनाओं व मनुष्य जीवन के विविध पक्षों को आंचलिक भाषा में प्रयोग हुआ है। जैसे तब्बे एकता चला रे कहानी में एक कहानी है, तब्बे एकता चला रे कहानी में किशन महाराज की कथा कहकर ये सिद्ध कर दिया कि इंसान आज जानवर से बदतर हो गया है। जमींदारों, पुलिस अफसरों के कुकर्तों का पर्दाफाश कर किशन महाराज के प्रति ममता जागृत की है। रसप्रिया में एक गायक कलाकार के संघर्ष का मार्मिक चित्रण है। रेणु की कहानी कला की कुछ विशेषताएं। 5वें दशक के लोकप्रिय आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु उच्च कोटि के चिंतक, स्वाधीनता प्रेमी एवं न्याय के लिए संघर्षशील व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 1977 में की इमरजेंसी में इंदिरा सरकार ने इन्हें शासन विरोधी घोषित कर जेल में ठूस दिया था। रेणु जी बिहार के पूर्णिया व दरभंगा जिलों से संबंध रहे। पटना इनका प्रमुख कार्यस्थल था। इन्होंने भारत के विविध अंचलों और धरतीपुत्रों की व्यथा कथा अपनी कहानियों और उपन्यासों में चित्रित की है। रेणु ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत के ग्राम जीवन को नज़दीकी से देखा, परखा और यहाँ होने वाले परिवर्तनों को सजीवता व ईमानदारी से चित्रण किया। गांवों में नदियों पर बनने वाले बांध, सड़कें, पंचायत भवन, स्कूल भवन और आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों का चित्रण तथा गांवों की जातिगत गुटबाजी, राजनीति का नग्न चित्रण कर दिया। उनकी कहानियाँ दूसरी शीर्षक कृति में संग्रहित हैं। रेणु एक कुशल फोटोग्राफर की तरह जीवंत चित्रण करते हैं, जिससे स्थान विशेष का वातावरण हमारी आंखों के आगे सजीव हो उठता है। आंचलिकता इनकी कथा साहित्य में सर्वत्र ही व्यंजित हुई है। एक आलोचक के शब्दों में, दूसरे कहानीकार और आंचलिक कथाकार होने का दम भरते हुए, किंतु उनकी कहानियों में कथा होती है, पात्र होते हैं, पर अंचल तिरोहित हो जाता है। रेणु इस बात का दावा नहीं करते कि उनकी कहानियों में अंचल होता है, पर उसका अंकन सफलतापूर्वक हुआ है। ग्रामों की धड़कनों को रेणु जी ने बहुत निकट से सुना है और पहचाना है, जिसे कलागत ईमानदारी के साथ चित्रित किया है। जिन्होंने जिस अंचल को कहानियों में उतारा है, वही का सामाजिक संस्कृति, परंपराओं, धार्मिक विश्वास और नैतिक मूल्यों का समग्र चित्रण किया है। तीसरी कसम व पंचलेट कहानियाँ ऐसी ही हैं। इनमें गांवों के भोले भाले जन समुदाय के आचार व्यवहार, खान पान, रहन सहन और प्रत्येक क्षेत्र की सोच को उभारा गया है। तीसरी कसम का हीरामन गाड़ीवान के चरित्र द्वारा लेखक ने अंचल की आत्मा को ही उजागर कर दिया। जैसे हीरामन के लिए जब नचनिया हीराबाई अपने हाथों से पतल बिछाकर पानी छींटकर चिवड़ा निकाल देती है, चिवड़ा निकाल दिया तो हीरामन कहने लगा, इस धन ने। हीरामन ने देखा भगवती भैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का पारस पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। इन पंक्तियों में हीरामन की मासूमियत और भोलापन व्यक्त हुआ है। एक उनकी दूसरी कहानी है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम कहानी में भी प्रमुख स्त्री पात्र नौटंकी देखने जाने की तैयारी का चित्रण ग्राम्य जीवन की मार्मिक झांकी प्रस्तुत कर देती है। चरित्र चित्रण के लिए रिपोर्टर शैली का प्रयोग किया है। वे छोटे छोटे स्वैपन स्पॉट्स उतारते चलते हैं और व्यक्तियों को वातावरण चित्रण में रेणु जी सफल रहे हैं। ग्रामीणों की जीवन शैली, उनकी सामाजिक धार्मिक मान्यताएं, तीज त्योहार, मेले खेले, नौटंकी आदि सभी का चित्रण किया है। कहानियों की भाषा विशुद्ध आंचलिकता लिए हुए है, अतः कहीं कहीं वह दुरू हो गई है। रेणु जी का मेला अंचल उपन्यास भाषा की दृष्टि से इसलिए आलोचना का केंद्र रहा है। कहानी के पात्रों के नाम भी आंचलिकता का बोध कराते हैं। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास और मेला अंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला अंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा और संस्कृति को, वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका ये अंचल एक तरफ सस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला है।
स्वातंत्र्य भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं में अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर आदेश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मकता साहित्य को नया तेवर देने में भी सहायक रही। कुछ ऐसे ही चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम, कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। ऐसे चरित्र थे फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु की एक प्रतिनिधि कहानी है पहलवान की ढोलक। ये कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। पात्र एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसे सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। मन तो लगा करूँ गड़बड़।